रेगुलर कैडर है या जो पीएससी से अपॉइंट हुए हैं वो 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए नहीं हुए। पहली तो बात ये है, इस बात को थोड़ा समझ लें आप। जैसे डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट होते हैं या जैसे सिविल जज अपॉइंट होते हैं या जैसे डीएसपी अपॉइंट होते हैं, वैसे ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर तो नहीं, ये होते हैं एडीपीओ अपॉइंट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। हिंदी में इनको कहते हैं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी। तो ये जब अपॉइंट होते हैं तो पहले दिन से इनकी सैलरी शुरू हो जाती है। सैलरी, पर्क्स, मकान वगैरह मिलना ये सब इनका शुरू हो जाता है। दे बिकम स्टेट एम्प्लॉइज इमीडिएटली आफ्टर द ज्वाइनिंग, नॉट बिफोर ज्वाइनिंग बट इमीडिएटली आफ्टर द ज्वाइनिंग दे बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पात्रता नहीं होती कि वो पीपी या एसकेएस में आए। वो बाई प्रमोशन उनका जो इंटरनल जो होम डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत वो आते हैं, उसमें प्रमोशन की जो श्रृंखला है, भाई जो सीनियर है वो जल्दी प्रमोट होगा, वो डीपीओ हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो जाएगा, या उसे हम कहते जिला अभियोजन अधिकारी वो हो जाएगा, या फिर फर्दर और आगे जाके रिटायरमेंट के टाइम तक वो डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। फिर वो लिमिटेड कोर्ट में केस लड़ेगा, उसके अंडर में डीपीओ भी होगा, उसके अंडर में ढेर सारे एडीपीओस भी होंगे। ये तो वो कैडर हो गया। जो फिर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर या ये जो टाइमिंग नॉमिनेशन है पॉलिटिकल किस्म के पीपी का और एपीपी वाला, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, या फिर वो बीच में त्याग पत्र दे करके इसमें नहीं आ जाता पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में। लेकिन त्याग पत्र इसलिए नहीं देगा कि वो नौकरी उसकी 60 साल तक चलनी है। मान लीजिए वो 30 में या 25 में भी सिलेक्ट हुआ है तो उसकी नौकरी 30 साल या 35 साल की बकाया जो कंटिन्यूस रहेगी, प्रमोशन और वो सब फायदे उसको मिलते रहेंगे, सैलरी हर महीने मिल रही है। अब आपका क्या कन्फ्यूजन है बताइए। सर अभी भी क्लियर नहीं है। ओके, सो लेट अस डिस्कस इस पॉइंट टू पॉइंट। तो जब उस पर आएंगे हम तो इस पर फिर एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो इसमें यह है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4, जो हमने ऊपर पढ़ लिया कि district magistrate after consultation with the सेशंस जज वो तैयार करेगा। कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए जब तक उस लिस्ट में उसका नाम ना हो, ठीक है। ये ज़रूर होता, बाद में जाकर के लोग नाम जुड़वा लेते, लेकिन टेक्निकली जो है वो ये है कि उस लिस्ट में नाम होना चाहिए जो कलेक्टर ने भेजी है, और उस लिस्ट वाला व्यक्ति ही एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए। पहला ये है सेक्शन सबसेक्शन 5(24) का। सबसेक्शन 6 जो आ रहा है ये नॉट विद स्टैंडिंग क्लास की ऊपर में किसी बात के होते हुए भी। तो सबसेक्शन 6 जो है वो ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 में किसी भी बात के होते हुए भी where in a state there exists a regular cadre of prosecutor officers, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the person constituting such cadre। लेकिन फिर इसमें प्रोविजो आ गया, provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for such appointment, that government may appoint a person as public prosecutor or APP as the case may be from the panel of names prepared by district magistrate under subsection 4। इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये जो सबसेक्शन है वो लंबा है। पहला तो ये कह रहा है कि जहाँ पे जो सबसेक्शन 5 के तहत लिस्ट भेजी जानी है, ठीक है, वहाँ से उनको कोई भी आदमी ऐसा वो नहीं मिलता है। इसका प्रोविजो ये कह रहा है कि सूटेबल पर्सन नहीं मिलता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आता ही नहीं है नामों में, जो कि असंभव है, कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इतने सीनियर लॉयर्स और इतने बुद्धिमान या इंटेलिजेंट लॉयर्स होते हैं कि दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि इसमें लिखा, हमें मान के चलें कि नहीं मिल रहा भाई, वो जो सूटेबल पर्सन है, जो डेफिनेशन है सूटेबल पर्सन की दी नहीं गई है इन लेंथ, लेकिन हमें मान के चलें कि वो आदमी जो उनको सूट करे, है ना, सूटेबिलिटी। एक नावल आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस हुआ था, उसकी 6.25 करोड़ तो केवल रॉयल्टी आई थी, फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा था।
वो शायद मेरे ख्याल से विक्रम सेठ का नावल था, जहाँ तक मैं पढ़ स्टूडेंट था उस टाइम में आया था, इतना मोटा नावल था। ए सूटेबल बॉय, तो कोई सूटेबल बॉय यहाँ अगर नहीं मिलता है अगर सरकार को, तो फिर ये आ जाता है 66वां क्लास की, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 5 वेयर इन ए स्टेट देयर एग्जिस्ट रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एन APP ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग सच कैडर। ये तो हो गया सबसे। फिर इसका प्रोविजो फिर आता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट no suitable person is available in such cadre for such appointment, that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of the names prepared by the district magistrate under subsection 4। अब ये घूम फिर के बात यहाँ से आ गई, यहाँ से कान पकड़ा, फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना ऐसे करना, तो यहाँ से पकड़ लिया, फिर उन्होंने कहा यहाँ से नहीं यहाँ से पकड़ लो। अब अल्टीमेटली सिलेक्ट जो है या जा रहे हैं वही व्यक्ति जा रहे हैं। फिर इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं, वो थोड़ा सा और देख लें, फिर इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स या रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स मीन्स a cadre of prosecuting officers which includes therein the post of a public prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of assistant public prosecutors by whatever name called for the post। जैसे मैंने बताया DPO हो सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन कह रहा है बी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स ए पर्सन by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor or an APP or an EP assistant public prosecutor under this code। फिर इसमें जो आ रहा है फिर ये है कि द पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज एन APP अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। ठीक है, ये यहाँ लग गया पूर्ण विराम। अब आप बताइए आपका डाउट क्या है। अब ये जो मैंने आखिरी वाला पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इसको समझ लेना। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे सबसेक्शन 7 में 24 के एलिजिबिलिटी ये है, उसकी जो क्या हिंदी में इसको कहेंगे एलिजिबल, पात्रता उसकी ये है कि ये पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 जो अभी हमने पढ़ा है। ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years। नाउ आई सम अप, अब पूछिए डाउट। हाँ साक्षी पूछिए। सर ये जो रेगुलर कैडर इसको पढ़ के सर ये हमें लग रहा था कि जो ADPO होते हैं ना सर उन्हीं का प्रमोशन होके वो PP बनते हैं। नहीं, वो ADPO का प्रमोशन होके साक्षी बनते हैं, वो DPO बन जाते हैं। DPO मतलब वही सरकारी नौकरी वाली, परमानेंट एक सैलरी मिल रही है, भत्ता मिल रहा है, अचारे मिल रहा है ना, वो वाली नौकरी है। सर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ADPO से सेम होते हैं या फिर दोनों अलग होते हैं? नहीं, जैसा इसमें लिखा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अगर हम ऐसे देखें टेक्निकली उनको अगर हम देखें या उसको कहें हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लगभग सेम होते हैं। फ़र्क इतना है कि जो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ जहाँ दिया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहाँ दिया गया, दे आर इक्वल टू ऑलमोस्ट DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। वहाँ पब्लिक वर्ड इस्तेमाल नहीं है। ADPO एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिला अभियोजन अधिकारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, 1 मिनट सुनो। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये हैं लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नॉट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा एडिशनल PPs मतलब सहायक लोक अभियोजक, ये इसमें अंतर है। और ये कैडर दोनों के जो हैं, एक परमानेंट कैडर है जो स्टेट को बिलोंग करता है, रेगुलर कैडर और परमानेंट कैडर में फ़र्क होता है ना, ये आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तो ये अंतर है इसमें। हाँ सोनम पूछिए। सर ये जो PP होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, तो मतलब इनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है? हाँ यूजुअली जो बनते हैं जैसे इनको कई जगह GA भी कहते हैं। PP का नाम जो है ना इसलिए इसमें लिखा गया है, हमने जो पढ़ा था इसका एक्सप्लेनेशन में
कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स ए पर्सन बाई वाट एवर नेम कॉल्ड, है ना। तो कई बार ये वाट एवर नेम कॉल्ड मतलब भाई जिस भी नाम से आप उसको बुला रहे हो, तो कई बार ये जीए भी होता है। जैसे एमपी में जो छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें अभी भी जीए की परंपरा चली आ रही है। जीए मीन्स गवर्नमेंट एडवोकेट, है ना। जैसे मेरे अंकल वगैरह रहे हैं जीए, और वो पोस्टिंग जो उनकी होती पॉलिटिकल होती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, सीधे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जज नाम भेजते हैं कि इतने साल की इनकी वकालत है, इतने प्रोफिशिएंटली ये पहले ये रह चुके हैं सहायक गवर्नमेंट, अभी अब वो रह चुके हैं क्या एपीपी रह चुके हैं, अब जीपी के लिए सूटेबल है। तो उनका जो वो होता है टेन्योर, वो होता है अप टू 60 ईयर, बस 60 या 65 ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से, ठीक से मुझे याद नहीं है। लेकिन बीच में कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो वो उनको हटा सकती है। लेकिन कई बार ये होता है कि अच्छा आदमी है, दोनों तरफ से उसकी वो है ठीक ठाक मेल जोल है, तो वो चलता है, उस अपने रिटायरमेंट की एज तक चलता है। हाँ साक्षी पूछिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं सर। कौन दोनों? एडीपीओ और पीपी? एडीपी और एडीपीओ। पहले एमपी में जो एडीपीओ की पोस्ट थी वो नहीं थी, वो थी एपीपी की पोस्ट। जब मैं सर्विस में आया था तो पोस्ट का नाम था एपीपी। मेरे पास जो आते थे वो एपीपी आते थे, लेकिन उनको हम कहते थे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉरी